चलिए तो हमारे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो अब हमको जो पढ़ना है वो मैग्नेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैग्नेट पढ़ना है। ठीक है भैया, तो मैग्नेट मैग्नेट ठीक है। तो मैग्नेट वास्तविकता में मैग्नेट है क्या? मैग्नेट है क्या? तो मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक काले भूरे रंग का पत्थर मिला था। मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक काले भूरे रंग का पत्थर मिला था, जो कि उसमें एक क्वालिटी थी कि वो लौह युक्त धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता था। ठीक है, काले भूरे रंग का पत्थर था जो लौह युक्त धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता था। उसी मैग्नीशिया नामक स्थान पे उसका नाम रख दिया गया मैग्नेट। ठीक है, मैग्नीशिया नामक स्थान के कारण उसका नाम रख दिया गया मैग्नेट, और हिंदी में उसको चुंबक बोला जाता है। ठीक है, तो कोई भी चुंबक हो, कोई भी चुंबक अपने आप में एक परफेक्ट चुंबक होता है। परफेक्ट चुंबक का मतलब कि कोई भी मैग्नेट अगर आप उठाओगे तो उसमें दो पोल होते हैं, एक एन होता है, दूसरा एस होता है। एक को नॉर्थ पोल बोला जाता है, दूसरे को साउथ पोल बोला जाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, तो जब आप इनको ऐसे किसी डोरी में बांध करके ऐसे स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो ये नॉर्थ और साउथ में ही टिकते हैं इनके पोल। ठीक है, तो ये कहानी थी मैग्नेट की। अब टाइप्स ऑफ मैग्नेट की बात करें तो जो मैग्नेट है वो पहले तो आपका नेचुरल मैग्नेट है। अगला आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? जो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें नेचुरल मैग्नेट बोला जाता है, और जो आपके द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे आजकल इन्हीं का जमाना चल रहा है। ठीक है भैया, इन्हीं का जमाना चल रहा है आजकल, ये बहुत कम यूज होने लगा है इनका, तो इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, तो ये कहानी थी पाए जाने के आधार पर। अब फिर मैग्नेट को अगर क्लासिफाइड आप करते हो, ठीक है, तो मैग्नेट फिर दो तरीके का होता है प्रयोग के आधार पे। पहला एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट, और दूसरा होता है परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है? वह मैग्नेट वह मैग्नेट जो किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में, आप ऐसा पदार्थ जो किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में आप रख दीजिए वो मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन जैसे ही उसे उस क्षेत्र से हटा दें उसका मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। उसे क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट बोला जाता है। ठीक है, अगला क्या है? परमानेंट मैग्नेट। ऐसा पदार्थ जिसको किसी मैग्नेट या किसी चुंबकीय शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में आप रख दें और उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाए, आप क्षेत्र को हटा दीजिए तब भी वो मैग्नेट बना रहे, उसे क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा क्लासिफिकेशन आपका आता है, देखिए, चुंबकशीलता के आधार पर। तीसरा मैग्नेट आपका आएगा चुंबकशीलता के आधार पर चुंबकों का वर्गीकरण। देखिए कैसे होता है मैग्नेट, तीन तरीके का, डाया मैग्नेट, पैरा मैग्नेट और फेरो मैग्नेट। डाया मैग्नेट, पैरा मैग्नेट और फेरो मैग्नेट। इसमें क्या होता है बेटा, जिनकी चुंबकशीलता एक से कम होती है, जिनकी चुंबकशीलता एक से कम होती है उन्हें डाया मैग्नेट कहते हैं। जिनकी चुंबकशीलता एक के बराबर या स्लाइटली ग्रेटर देन एन, मतलब एक से थोड़ा सा अधिक होती है, जिनकी चुंबकशीलता एक से थोड़ा अधिक होती है, ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन, ठीक है, इक्विवेलेंट या स्लाइटली ग्रेटर देन एक होती है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पैरामैग्नेट। अगले को, जिनकी चुंबकशीलता एक से बहुत ज्यादा अधिक होती है, हजारों की संख्या में होती है, उनको क्या बोला जाता है? फेरोमैग्नेट बोलते हैं। तो ये तीन तरीके के मैग्नेट होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट। हिंदी में इसको पता नहीं, अनुचुंबकीय बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। ठीक
ठीक है बेटा। तो डायामैग्नेट डायामैग्नेट यानी जिनकी चुंबकशीलता एक से कम होती है उन्हें डायामैग्नेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, एंटीमनी, मार्बल, वाटर, ग्लास, NaCl, सोडियम क्लोराइड आदि। जिनकी चुंबकशीलता एक अथवा एक से थोड़ा अधिक होती है उन्हें क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टंगस्टन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है, इसी तरीके फेरोमैग्नेट जिनकी चुंबकशीलता एक से बहुत ज्यादा होती है उन्हें फेरोमैग्नेट कहा जाता है। जैसे आयरन हो गया, निकिल हो गया, लोहे की जैसे 8000 होती है। ठीक है, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इस तरीके से ये फेरोमैग्नेट के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, देखो बच्चा, यहाँ से आपको हर परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन मिलता है, 100% मिलता है। आपको सब्सटेंस अगर चालू करेगा और मैग्नेटिक सब्सटेंस पे आएगा तो 100% आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। तो इनको मोहब्बत के साथ याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसे प्रयास करूंगा बीच बीच में आपको छोटा छोटा, वैसे तो मेरी क्लासेज है ही है, लेकिन प्रॉपर आपको एक छोटा छोटा वीडियो मिले जो तो आप 2 मिनट 4 मिनट समय दे दें, आपके लिए वो परफेक्ट एक आंसर, दो आंसर का काम कर जाए, आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए भैया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया। अब आप देखिए, आगे चलते हैं। तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन आपको मैग्नेट का होता है, और याद रखिएगा 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक, अब है, जैसे बात करें तो मैग्नेट हो गया। ठीक है, अब इनके अगर मॉलिक्यूल थ्योरी अगर इनका पढ़ा जाए कि मॉलिक्यूल थ्योरी क्या होती है, तो मैग्नेट का मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ मैग्नेट थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ मैग्नेट की बात। तो इसमें होता क्या है कि जब कोई मैग्नेट होता है, मान लें कोई बड़ा मैग्नेट है, तो बड़े मैग्नेट में छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, इनके अणु होते हैं। तो अगर ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखे गए बेटा, तो ये रैंडमली मोशन करते हैं। ठीक है, रैंडमली क्या करेंगे? मोशन करते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, कोई इधर हो रहा है, कोई उधर हो रहा है, इस तरीके से आपका ये मोशन करता है। ठीक है, तो जब इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये संरेखित हो जाते हैं, मतलब इनको एक पर्टिकुलर दिशा मिल जाती है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? मेरा कहने का मतलब है कि जब आपका मैग्नेट वैसे पड़ा हुआ है, तो उसके जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो भी क्या है? एक परफेक्ट मैग्नेट होते हैं। मैंने कहा नहीं कि मैग्नेट को चाहे जितने छोटे पार्ट में तोड़ दीजिए, वो आपका मैग्नेट होगा, परफेक्ट मैग्नेट होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल के रूप में ये जुड़ा होता है, तो ये रैंडमली मोशन करते हैं। दैट मीन्स जिगजैग मोशन करते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप लगा देते हो, तो ये सारे के सारे उस क्षेत्र के अनुसार संरेखित हो जाते हैं, मतलब एक दिशीय हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी। ठीक, चलिए देखिए। अब आते हैं, जैसे बात की जाए, एक करंट कैरिंग, एक करंट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग, या इससे पहले ये पढ़ लो थोड़ा सा।
कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेट, मैग्नेटिक कूलॉम का नियम मैग्नेट में भी आता है। ठीक है, तो अगर कोई मैग्नेट है, जैसे कोई मैग्नेट है एन एस, ठीक है, ये रखा है एन एस, ठीक, इनकी ध्रुवता है, ठीक, दो मैग्नेट हैं जो किसी निश्चित दूरी पर रख दिए गए, तो मान लीजिए इनका एक ध्रुव M1 है और दूसरा ध्रुव आपका M2 है, इनके बीच की जो दूरी है वो मान लें क्या है, d। तो कूलॉम ने बताया कि अगर दो मैग्नेट के ध्रुव किसी निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, लगने वाला बल उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे आपने वहां आवेश के लिए पढ़ा है ना, वैसे सेम टू सेम क्या है, कूलॉम का नियम मैग्नेट के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि भैया अगर दो ध्रुव हैं, चुंबक के दो ध्रुव हैं, वो किसी निश्चित दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है, लगने वाला बल ध्रुवों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आपके पास सेम पोल है, क्या है, सेम पोल है, तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, वही सेम टू सेम कहानी है रिपल्सन का फोर्स। अगर अपोजिट पोल है तो उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है, क्या लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ठीक है, फिर अगले स्टेटमेंट में कहा कि लगने वाला बल, जो लगने वाला बल F है वो दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य के समान गुणनफल के समानुपाती होता है, यही लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक साथ ले लो, F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, M1 M2 बाई डी स्क्वायर के। ठीक है, ये F बराबर निकालेंगे तो म्यू नॉट म्यू आर अपान 4 पाई M1 M2 बाई डी स्क्वायर, ये आपका आ गया लगने वाला बल। म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, TG2 की क्लास है ना, आपको ज्यादा हिंदी की आवश्यकता होती है। निर्वात की चुंबकशीलता मान कितना इनका होता है, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, क्या मात्रा, क्या हेनरी प्रति मीटर, याद रखना क्या होता है बच्चा, हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, म्यू आर को बोला जाता है माध्यम की चुंबकशीलता, क्या बोलते हैं, माध्यम की चुंबकशीलता, रिलेटिव परमेबिलिटी, माध्यम की चुंबकशीलता। ठीक है, इसका निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है, 1 होता है, निर्वात के लिए 1। ठीक, नोट कर लीजिए फटाक से, तब आगे चलते हैं। ये मार्कर कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों, हो गया, मिटा दिया जाए। देखो बेटा, जैसे वहां इकाई आवेश पढ़ा था वैसे यहाँ इकाई ध्रुव होता है, यूनिटी पोल, यूनिटी पोल। ठीक है, इकाई ध्रुव बोला जाता है। आपके पास निकल के आया था, अभी अभी निकल के आया है, F बराबर म्यू नॉट म्यू आर अपान 4 पाई M1 M2 बाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आया। तो अगर हम M1 बराबर M2 बराबर 1 वेबर मान लें, ध्रुव की सामर्थ्य किसमें मापेंगे, वेबर में, ध्रुव की सामर्थ्य किसमें मापी जाती, वेबर में, याद रखना पूछे तो। ठीक है, और D बराबर 1 मान लें और म्यू आर बराबर 1 मान लें, बराबर निर्वात में ये रखा होगा। ठीक है, दो ध्रुव हैं 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे गए हैं, तो इनके बीच बल क्या लगेगा। देखो म्यू नॉट की वैल्यू आप बोल क्या हो सर जी, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। M1 इंटू M2 बराबर करोगे तो इंटू 1 बटे कितना हो जाएगा,
डी स्क्वायर एक और बटे क्या है 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई क्या कैंसिल। अगर एफ की वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन हो, ठीक, दो ध्रुव 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे हों, अगर उनके बीच लगने वाले बल का मान 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो उस ध्रुव की सामर्थ्य क्या होगी, इकाई होगी। ठीक है, ये ध्रुव सामर्थ्य की परिभाषा, इकाई ध्रुव की परिभाषा। ठीक है, चलें आगे। मिटा रहा हूँ। एक आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे वहां पे देखो, अभी हम इसी चैप्टर में आपको मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाएंगे, दोनों लगभग लगभग क्या है, सेम सेम है, बस कुछ मामला अलग है वहाँ, कुछ मामला अलग है यहाँ। बाकी प्रोसीजर पे चलोगे तो लगभग जैसे वहां पढ़ते थे वैसे देखो डिट्टो चल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के आधार पे। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, तो क्या होता है, इकाई ध्रुव पर इकाई ध्रुव पर लगने वाले बल की तीव्रता को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, F/m। ठीक, यहाँ से बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। और अभी अभी बताया था चुंबकीय सामर्थ्य किसमें मापी जाएगी, वेबर में। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया भैया, या तो चुंबकीय, मैं लिख दे रहा हूँ सही से ध्यान सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तीव्रता का मात्रक इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूँ, न्यूटन प्रति वेबर होता है, न्यूटन प्रति वेबर होता है। ठीक है, ठीक, यह भी सदिश राशि होती है, यह भी सदिश राशि होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो एफ की वैल्यू आपके पास निकल के आई है μ0 अपान 4 पाई m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यहाँ से मान लें हम कि m1 बराबर m2 बराबर m, कोई दिक्कत नहीं। तो h बराबर है चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता निकाले हो वो क्या निकल के आएगा, F/m। ठीक है, तो यहाँ रखिए वैल्यू μ0 अपान 4 पाई, यहाँ m1 m2 बराबर m है तो m स्क्वायर बटे डी स्क्वायर इंटू m के, तो एक m से एक m क्या कैंसिल, तो आपके पास h बराबर आएगा μ0 अपान 4 पाई m बाई डी स्क्वायर। यहाँ से भी इनको निकाला जा सकता है, मात्रक न्यूटन प्रति वेबर। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया, चलें आगे। अब डालिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, क्या डालना, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो भैया ये चुंबक है, इससे भी पहले मैग्नेटिक फील्ड जान लो, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, फिर जानना है आपको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, लाइन ऑफ फोर्सेज, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तीन चीजें जाननी है अभी, इसको बाद में, इसको पहले फिर इसको आएंगे। ठीक है, तो कोई मैग्नेट हो, कोई मैग्नेट है, तो उसके उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं,
और दक्षिणी ध्रुव पे जाकर के समाप्त होती हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव पे जाकर के समाप्त होती है। ये हो गई भैया। ठीक तो अगर मैग्नेट की बात करेंगे तो ये ऐसे चलेगी, S to N चलेगी। ठीक है, कैसे चलेगी? S to N चलेगी। ठीक तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, यानी जिसमें ये विद्युत बल्लेखाओं का असर है, इसमें किसी किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैंने अभी अभी पहले नियम में बताया, जब कूलॉम का नियम पढ़ाया तो कहा भैया अगर यहाँ लेकर के आओगे, मान लो यह सपोल रहती है, क्या करेगा? रिपल करेगा। यन होगा तो उसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबकीय क्षेत्र को चुंबक को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। अब चुंबकीय बल रेखाओं की बात कर लें। ठीक है, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से बल रेखा निकलती है, दक्षिणी ध्रुव पे जाके समाप्त होती है। मैग्नेट के अंदर की बात करोगे तो इनकी दिशा क्या होगी? नॉर्थ से साउथ होगी बाहर, और अंदर क्या होगी? साउथ से नॉर्थ होती है। ठीक, मैग्नेट के अंदर अगर आपसे पूछता है कोई तो उनकी दिशा क्या होती है? साउथ से नॉर्थ होती है, बाहर क्या होती है? नॉर्थ से साउथ होती है। तो ये है चुंबकीय बल रेखाएं, उनको क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि ये परपेंडिकुलर निकलती हैं, सदैव लंबवत निकलती है। क्या निकलती है? सदैव लंबवत निकलती है। लंबवत ऐसे लिखा जाएगा ना, लंबवत निकलती है। कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, नेवर कट टू ईच अदर। ठीक, काट नहीं सकती हैं, एक दूसरे को काट नहीं सकती। ठीक है, बात समझ गए ना? ठीक, ये सदैव बंद वक्र में होती, यहाँ ये भी याद रखिएगा, यह सदैव बंद वक्र में होती है, बंद वक्र में होती हैं। इसमें ये याद रखना बच्चा, बंद वक्र में होती है। ठीक है तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आई? किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य मैग्नेट को लाओ तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ से जाके फिनिश होती हैं। मैग्नेट के अंदर की बात करोगे तो साउथ से नॉर्थ होती हैं। ये सदैव लंबवत निकलती हैं, ये कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, सदैव बंद वक्र में होती हैं। देखो, सदैव बंद वक्र में। ठीक इतना हो गया। ठीक है भैया, नोट हो गया, चलें आगे। अब आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर। मैग्नेटिक फ्लक्स पर, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वेबर होता है, याद रखना, भूलना नहीं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक कूलाम, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। ठीक है, परिभाषा लिखना हो लिख लो। किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फाई से। चल रहे हैं आगे, देखिए यहीं पे एक होती है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करेंगे तो अगर हम यहाँ कहें, यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया से कितनी चुंबकीय बल रेखा निकल रही है तो वही घनत्व हो जाता है। तो इसको B से रिप्रेजेंट किया जाता है। B बराबर होता है 5/A। ठीक है, B बराबर क्या होता है? 5/A। इकाई क्षेत्रफल से, यहाँ से परिभाषा दें तो इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। इसे B से रिप्रेजेंट करते हैं। B बराबर 5/A होता है। फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया बच्चा? वेबर।
क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक जो होगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता। बहुत पूछा जाता बेटा, याद रखना, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता। ठीक है, ये हो गया, नोट करो फटाफट। आज कुछ थकान लग रही है यार, चलिए नोट करिए जल्दी फटाफट। कॉलेज, कोचिंग, कॉलेज, सब यही तो चल रहा है। चलिए देखिए आगे बात करें। ये हो गया एक, लिखिएगा चुंबकशीलता, ध्यान से इसको पढ़ना है। चुंबकशीलता, डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। चुंबकशीलता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चा, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में संबंध, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में संबंध। ठीक है, ये संबंध आता है B बराबर म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। अगर करना चाहोगे डेरिवेशन तो बताइएगा, मैं करवा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। B बराबर म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच के। ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, अभी अभी जस्ट पढ़े हो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। ये निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ये क्या है? माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता। यह क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, B बराबर म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। ठीक, जैसे मैंने वहां दिखाया था, क्या दिखाया था? सिग्मा बराबर E इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर था। उसी तरीके से यहाँ B बराबर म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच होता है। वहां यही तो दिखाए थे, याद करो, सिग्मा बराबर E इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर दिखाए थे। उसी तरीके यहाँ पे है, ये वहां वैद्युत फ्लक्स घनत्व था, ये भी क्या है यहाँ? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक, चलिए हो गया, मिटाऊं? हेडिंग डालिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ज्ञात की जाती है वो दो तरीके से है। एक है राइट हैंड लॉ, राइट हैंड लॉ या दाहिने हाथ का नियम है। ये यहाँ फ्लेमिंग नहीं लगा है, गलती मत करिएगा, ठीक है। राइट हैंड लॉ। दूसरा है स्क्रू, स्क्रू लॉ, पेच का नियम। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे ये मान लो कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें धारा ऐसे बह रही है, धारा ऐसे बह रही है, तो इसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए मार्कर है और धारा की दिशा ऐसे ऊपर की तरफ है,
ठीक है। तो जिधर धारा बह रही है उधर आप अपना ऐसे अंगूठा रख लीजिए, ठीक है, ऐसे अंगूठा रखे और अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए, अपनी मुट्ठी को बंद करिए, दाहिना हाथ है ना ये, अपना अंगूठा ऐसे रखिए धारक दिशा में, मुट्ठी को बंद कर लीजिए। तो जो मुट्ठी के बंद होने की दिशा होगी ना, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे अब यहाँ है तो ऐसे मुट्ठी बंद करोगे तो इसमें डायरेक्शन क्या आ जाएगी, देखो ये आएगी, यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, ठीक है। अगला है स्क्रू लॉ, समझ में आ गया, दाहिने हाथ का नियम। सिर्फ दाहिने हाथ के नियम के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग नहीं लगाया हूं, ठीक है, सिर्फ दाहिना हाथ लगाया हूं। अगला है स्क्रू लॉ। जैसे स्क्रू ऐसे ये कुछ इसी शेप में होता है, ठीक, तो स्क्रू को ऐसा रखिए जैसे कंडक्टर हो, ये कोई कंडक्टर है मान लीजिए, इसमें धारा फ्लो हो रही है, ये स्क्रू है। तो जिधर धारा फ्लो हो रही है, मान लीजिए ऊपर को फ्लो हो रही है, तो हम ऐसे उसका जो टॉप होता है, टॉप पेच जहाँ कसते हैं, एक ऊपर होगा और दूसरा पतला होता है, तो उसको जैसे ऐसे रखोगे और इस तरीके से घुमाइए कि धारा की दिशा में पेच ऐसे बढ़े, ठीक, पेच ऐसे बढ़े, तो जो स्क्रू के घुमाने की दिशा होगी ना, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बात क्लियर हो गई ना, ठीक। जैसे ऐसे पेच बढ़ रहा है, धारक दिशा में बढ़ना चाहिए, पेच ऐसे बढ़ रहा है, तो जो घुमाने की दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। दो नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की। बात समझ में आ गई, ठीक। आज इतना ही पढ़ाते हैं, थैंक यू, कल मुलाकात होगी।